सदा प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम बात कर रहे हैं उस विषय के संदर्भ में जिसने पौने 2 साल से पूरी दुनिया का जीना हराम किया हुआ है। आप समझ गए कि हम कोरोना के संदर्भ में एक बार फिर बात करने के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे रूबरू हो रहे हैं। आज का हमारा जो विषय है वो बूस्टर डोज के संदर्भ में है। बूस्टर का वार, कोरोना की हार। संदर्भ यह है कि भारत के संदर्भ में ये बात अब एक बार फिर जोर पकड़ रही है कि क्या कोरोना के संदर्भ में वैक्सीनेशन के 2 डोज जिनको लग चुके हैं और उन्हें एक लंबी अवधि भी हो चुकी है, क्या उनको अब बूस्टर डोज उपलब्ध कराया जाए। ये बात इसलिए बार बार उठ रही है क्योंकि दुनिया में एक बार फिर कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। विशेषकर रशिया और जर्मनी के संदर्भ में हालात काफ़ी चिंताजनक बताए जा रहे हैं। इसके साथ साथ एक जानकारी ये भी आई है कि बाइडेन प्रशासन ने अमेरिका के संदर्भ में अपने तमाम वयस्क नागरिकों को बूस्टर डोज देने का फैसला किया है। अमेरिका पहले ही बूस्टर डोज देने की प्रक्रिया शुरू कर चुका था, लेकिन जब पहले ये प्रक्रिया शुरू की गई थी तो उसमें तय ये किया गया था कि 65 वर्ष की आयु से अधिक के जो लोग हैं या गंभीर किस्म की बीमारियों से जो ग्रसित हैं उन्हीं को बूस्टर डोज लगवाया जाए। लेकिन अब बाइडेन प्रशासन ने पिछले शुक्रवार को यह फैसला लिया है कि जितने भी वयस्क हैं अर्थात 18 साल से अधिक आयु के लोग हैं उन सबको बूस्टर डोज अनिवार्यता उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ साथ तमाम मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए रिसर्च अब साझा किए जा रहे हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि बूस्टर डोज का लगना कोरोना से लड़ाई को और अधिक मजबूत बनाता है। अब ऐसे संदर्भ में भारत में क्या यह बूस्टर डोज की प्रक्रिया शुरू नहीं हो जानी चाहिए, ये सवाल है। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत में वैक्सीनेशन अभियान एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंच चुका है। आज की तारीख में अगर बात करें तो भारत में तकरीबन 38 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हो गए हैं जिन्हें वैक्सीन के दोनों डोज मिल चुके हैं। इसके मुकाबले में सिंगल डोज वाले तकरीबन 37 करोड़ लोग हैं। पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 10 महीने 11 महीने के दौरान जब सिंगल डोज से कहीं अधिक संख्या डबल डोज लेने वालों की हो गई है। वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर भी कोई बहुत संकट की स्थितियां दिखाई नहीं दे रही हैं। उत्पादन बड़े स्तर पर बढ़ा है। तो क्या अब इस संदर्भ में एक स्पष्ट नीति के साथ जनता के बीच सरकार को अपना नजरिया नहीं रखना चाहिए, ये हमारी आज की बातचीत का विषय है। साथ ही हम अपनी बातचीत में समझने की कोशिश करेंगे कि तीसरी लहर को लेकर तमाम आशंकाएं लंबे समय से जो चिकित्सा विशेषज्ञ जता रहे थे, क्या अब माना जाए कि तीसरी लहर के संदर्भ में कोई संभावना हिंदुस्तान के संदर्भ में नहीं बची है, या अभी भी हमें उतनी ही सतर्कता उतनी ही जागरूकता के साथ जीवन जीने की जरूरत है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और समाज और देश के संदर्भ में इस अहम विषय पर कुछ गंभीर किस्म की बातचीत करने की कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। संस्कृत का एक श्लोक है जिसका भावार्थ अपने आप में इंगित करता है कि हमें इस समय क्या करने की जरूरत है। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि यत काले ह चिंतम कतुर्तात्पर्य द्राग शंकितम काले वृष्टि सुपोषया हन्यथा सुविनाशिनी। अर्थात जिस समय में जो कार्य करना उचित है उसे उसी समय शंका रहित होकर शीघ्र करना चाहिए, क्योंकि समय पर हुई वर्षा फसल की पोषक होती है, असमय की वर्षा विनाशिनी होती है। इतना स्पष्ट विचार सूत्र हमारे पास शुक्र नीति के माध्यम से उपलब्ध है। तो क्या इस विचार सूत्र के आधार पर कोरोना के संदर्भ में, वैक्सीनेशन के संदर्भ में, बूस्टर डोज के संदर्भ में हमें फैसला अभी नहीं लेना चाहिए? इसी रोशनी में अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ 3 चिकित्सा विशेषज्ञ हैं, देश के जाने माने। हमारे साथ डॉक्टर MC मिश्रा साहब हैं, एम्स दिल्ली के पूर्व निदेशक हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजीव सूद साहब हैं जो दिल्ली के बेहद प्रतिष्ठित राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के फाउंडर डीन हैं। हमारे साथ डॉक्टर नितिन M नागरकर साहब हैं जो रायपुर एम्स के निदेशक हैं। कोरोना काल में जिस प्रकार की सेवाएं रायपुर एम्स ने दी है उसकी पूरे देश में सराहना हुई है, वह हमारे साथ है। और इन 3 चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ हमारे साथ एक और महत्वपूर्ण हस्ताक्षर इस समय साथ में है, वह है TS सिंहदेव साहब। TS सिंहदेव साहब यूं डॉक्टर नहीं है, पर उनकी जानकारी कोरोना के संदर्भ में कभी किसी डॉक्टर से कम हमने महसूस की नहीं है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं। देश और दुनिया में कोरोना के संदर्भ में क्या कुछ हो रहा है उनसे बातचीत में वो पहलू जानने को मिलते हैं जो अमूमन आम लोगों की जानकारी में नहीं होते हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं डॉक्टर MC मिश्रा साहब से करना चाहता हूं कि एक चिकित्सा विशेषज्ञ की राय मिले और फिर सिंहदेव साहब से समझें कि सरकार और तंत्र इस विषय में क्या सोच रही है।
तो मिश्रा साहब, आपसे ही शुरुआत करते हैं और समझना ये चाहते हैं कि आपसे जब पहले बात की थी तो आपने बूस्टर के संदर्भ में बड़ी नाराजगी जताई थी, लोगों को पहली डोज नहीं मिल रही है, आप बूस्टर के संदर्भ में बात करना चाहते हैं। लेकिन अब जब इस देश में कोरोना की वैक्सीन की अनुपलब्धता को लेकर कोई चिंता की स्थितियां नहीं है, दुनिया के कुछ देशों में कोरोना केसेस फिर बढ़ रहे हैं, कोरोना की वैक्सीन का बूस्टर डोज कई देशों में अनिवार्य किया जा रहा है, ऐसे में हिंदुस्तान की जरूरत, हिंदुस्तान के हालात के संदर्भ में आपका नजरिया। डॉक्टर हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद ये चर्चा रखने के लिए। ये महत्वपूर्ण चर्चा है, ये विषय बिल्कुल प्रासंगिक है। आज जो कोविड की परिस्थिति भारत की है बहुत सुदृढ़ है, और उसके परिवेश में बूस्टर डोज की चर्चा होना स्वाभाविक है। और वो इसलिए भी क्योंकि यूएस एफडीए ने बहुत पहले इसको बूस्टर डोज की अनुमति दे दी थी, और अब उन्होंने सभी एडल्ट जनसंख्या जो यूएसए की है उनको बूस्टर डोज की रिकमेंडेशन करी है कि ले सकते हैं लोग, लेना चाहें तो। अगर इसकी डेफिनेशन देखें बूस्टर डोज की डब्ल्यूएचओ के हिसाब से, तो बूस्टर डोज लगाई जाती है लोगों में जब प्राइमरी वैक्सीनेशन सीरीज बोलते हैं, जब वो पूर्ण हो जाती है। कब पूर्ण हुई, कितना समय निकल गया उसका, कितनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी, और जो प्रोटेक्शन इससे मिल रहा है वो क्या गिरा है, और उसमें कितनी जनसंख्या हमारी फिर से रिस्क पे आ जाती है वापस उसके। और जो इसका मुख्य उद्देश्य होता है बूस्टर डोज का, वो ये होता है कि सपोज मेरे को मई में लगी दूसरी डोज कोविड की, 6 महीने के बाद क्या जो मेरे को प्रोटेक्शन मिल रहा था क्या वो गिर गया, उसके आधार पे ये जो निर्णय है किया जाता है। उसके बाद एडिशनल डोज दी जाती है। जैसे अगर आप टिटनेस का उदाहरण लें तो एक पहली डोज लगती है डे 0 पे, दूसरी लगती है 6 हफ्ते पे, और तीसरी लगती है 6 महीने बाद, और उससे लगभग हमको 10 वर्ष का प्रोटेक्शन मिल जाता है। फिर 10 वर्ष पे उसको रिपीट करने के लिए कहा जाता है कि भाई 10 वर्ष पे, हालांकि बहुत कम लोगों ने रिपीट कराया होगा, हम सब कम से कम 6 लोग यहाँ पे हैं, मैं नहीं समझता हम 6 में से किसी ने भी टिटनेस के हर 10 साल पे टीके लगवाए हैं अभी की जो परिस्थिति है। इसीलिए अब बाद में प्राइमरी वैक्सीनेशन के बाद एडिशनल डोज की चर्चा होती है, और इसका जो राशनल है कि जो हमारा प्राथमिक उद्देश्य है कोविड के इम्यूनाइजेशन का, कि हमको अस्पताल जाने में शायद ना जाना पड़े, अगर गंभीर कोविड की बीमारी ना हो, और संभवतः हम मृत्यु से भी बच जाएं। ये मुख्य उद्देश्य वैक्सीनेशन का रहा है कोविड में भी, और बाकी बीमारियों में भी ऐसे ही होता है। अब ये अगर हम देखें कि कितना हमारा जो ये था प्रोटेक्शन वो कितना कम हुआ है, वो समझने की बात है कि क्या उसके लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े अभी आ पाए हैं इस कोविड वैक्सीनेशन के संदर्भ में। तो बिल्कुल इसमें जो फैक्टर्स हमको आकलन करना पड़ेगा वो है कि इम्यूनिटी, जिनको मान लीजिए अभी सेकेंड डोज सितंबर में लगी है, अगस्त में लगी है, उनकी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं जिनको 6-6 महीने हो गए हैं दोनों डोज मिले हुए, उनमें बूस्टर की बात अवश्य की जा सकती है, और फ्रंटलाइन वर्कर्स में की जा सकती है। वैक्सीन की इफेक्टिवनेस देख के, वैक्सीन की एफिकेसी देख के कितनी प्रतिरोधक क्षमता बनी है। लेकिन डब्ल्यूएचओ का अभी भी ये मानना है कि इसके जो नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम पॉलिसी का जो निर्णय है बूस्टर डोज के संदर्भ में, वो उस पर आधारित होना चाहिए कि हमारे पास जो एविडेंस है उसकी क्या गुणवत्ता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, और क्या बूस्टर डोज की वाकई में आवश्यकता है। फिर आपने जैसे कहा अभी वैक्सीन की उपलब्धता काफी हद तक सुधर गई है, और वैक्सीन की अब कमी नहीं है, इसलिए इसको दिया जा सकता है। लेकिन अभी भी भारत के अगर संदर्भ में हम देखते हैं तो 113 करोड़ लोगों को एक डोज लगी है अभी तक, और उसके अलावा आपने जैसे बताया 39 करोड़ लोगों को, जो लगभग
28% आता है एलिजिबल एडल्ट्स के प्रतिशत में। तो अभी 1/3 लोगों को पूरा वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। यदि हम बूस्टर डोज का निर्णय लेते हैं, ये स्ट्रेटेजी बदलती है हमारी भारत सरकार की जो समिति है, इस पर निर्णय लेती है कि बूस्टर डोज को लगाया जा सकता है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्या अभी उतनी डोजेज हैं कि हम अभी क्या क्योंकि हमारे पास इतने डोजेज हैं? ये मिश्रा साहब पॉइंट रेज कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभी भी देश की आबादी का 28% वर्ग ही ऐसा है जिसको दोनों डोजेज लग चुके हैं। लेकिन मेरे साथ में टी एस सिंहदेव साहब हैं जो हमें ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि डोजेस की उपलब्धता की बात क्या है। अभी खबरें दो किस्म की आती हैं। एक खबर इस बात की आ रही है कि वैक्सीनेशन सेंटर खुले हुए हैं लेकिन लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आ नहीं रहे हैं। घर घर जाकर अभियान चलाना पड़ रहा है कि लोगों को खोज खोज कर निकाला जाए और उनको वैक्सीन लगाई जाए। इसके बीच में जो आंकड़े हैं उनके संदर्भ में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने 3 दिन पहले स्पष्ट तौर पर बयान दिया कि अब हम तीसरी लहर का खतरा नहीं उठा सकते। स्कूलों को खोल दिया गया है, वहां पर कुछ लोग संक्रमित हो रहे हैं, बूस्टर डोज पर फैसला तुरंत लेना चाहिए। यह अशोक गहलोत जी ने केंद्र सरकार से मांग की है। मेरे साथ सिंहदेव साहब हैं। सिंहदेव साहब न केवल देश के संदर्भ में बल्कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है इसकी जानकारी रखते हैं। उनसे समझने की कोशिश करते रहे हैं कि आखिर क्या यह समय नहीं आ गया जब बूस्टर डोज पे एक स्पष्ट नीति अभी बने, या हम फिर से वही पुरानी कहानी दोहराएंगे कि जब दूसरी लहर आई तो पता चला ना बिस्तर थे, ना ऑक्सीजन थी, ना दवाइयां थी, हर तरफ हड़बड़ाहट थी। अशोक गहलोत साहब ने कहा है कि अभी तक अनुभव यह है कि जब यूरोप में केसेस आते हैं उसके 2 महीने बाद एशिया में या भारत के संदर्भ में केसेस बढ़ जाते हैं। संभावना है रूस और जर्मनी में हालात खराब हो रहे हैं, हमारे यहां 10,000 केसेस आ रहे हैं, रशिया में 35-40 हजार केसेस आ रहे हैं। तो ऐसे हालात में क्या हम इंतजार करें फैसला लेने के लिए सिंहदेव साहब, या समय आ गया जब स्पष्ट नीति के साथ में क्रियान्वयन करें? हिमांशु जी प्रणाम जी, और साथ ही सभी वरिष्ठ डॉक्टर साहिबानों को भी मेरा प्रणाम। ये विषय आपने, मुझे ध्यान है कि एक और टॉक शो में आपने ये चर्चा उठाई थी और बूस्टर डोज लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए इस पे भी उसमें चर्चा हुई थी। और मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि इस संवेदनशील विषय पर आपने पुनः नागरिकों का ध्यान, नीति निर्धारकों का ध्यान, शासन, राज्य और केंद्र शासन का ध्यान आकर्षित किया है। और हम इस परिस्थिति में अभी बात कर रहे हैं जब अन्य देशों में, यूरोप के देशों में तीसरी और चौथी लहर देखी जा रही है। तो ये जो चर्चा होती है कि दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर आएगी कि नहीं, चौथी लहर आएगी कि नहीं, और कभी कभी कहीं कहीं किसी ने nth वेव की भी बात की है कि पता नहीं कितने बार ये उतार चढ़ाव हमको देखना पड़ेगा। तो संभावना कोरोना के संक्रमण की संख्या के बढ़ने की ये हमेशा बनी रहेगी, इसको नकारा नहीं जा सकता, ये आने वाले समय के लिए भी बनी रहेगी। और इन परिस्थितियों में बात वही आती है कि बूस्टर डोज क्या है और क्यों हमको लेना चाहिए या हमको नहीं लेना चाहिए जी। मेरी समझ में बूस्टर डोज को नकारना नासमझी है। बूस्टर डोज लगना ही चाहिए। किनको और कैसे लगना चाहिए इस पे चर्चा और नीति बननी चाहिए। संख्या कितनी है वैक्सीन की उपलब्धता की, 210-220 करोड़ का टारगेट केंद्र सरकार ने चिन्हांकित किया था कि पहले और दूसरे डोज को मिला के देश में 210 करोड़ डोज लग सकते हैं। 120 करोड़ डोज लोगों को लग चुके हैं और करीब 90 करोड़ डोज, अनुमानित 80 करोड़ 90 करोड़ डोज लगना शेष है। जो हमारा उत्पादन आज के दिन में है 30 करोड़ प्रति माह का, उसके हिसाब से सीधे सीधे अगर जोड़ें तो 3 महीने लगेंगे ये डोज उपलब्ध कराने के लिए। किंतु क्योंकि दूसरा डोज हम 4 महीने बाद लेते हैं, पहले डोज के 4 महीने बाद लेते हैं, तो दूसरा डोज शेष नागरिकों को लगने का जो क्रम है वो ये 3 महीने से आगे जाएगा। 4, 5, 6 महीने भी लग जाएंगे आज से अगर हम देखें। जब जिनको पहला डोज लगेगा उनको दूसरा डोज लग सकेगा, अर्थात दिसंबर में जिनको पहला डोज लग पाएगा, आखिरी दूसरा डोज उनको लगते लगते कम से कम 4 महीने और लग जाएंगे। तो डोज की उपलब्धता, और अब ये स्थिति भी
वैक्सीन की उपलब्धता में आ गई है कि अगर बूस्टर डोज लगाना है तो आपके पास कुछ न कुछ सरप्लस निश्चित रूप से बचेगा। एक तरफ आपने ध्यान उस ओर भी आकर्षित किया कि लोग कम आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी उदाहरण के लिए 85% वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज का हो चुका है और अब वैक्सीन हेजिटेंसी के अलावा जो लोग छूटे हैं, कुछ लोग ऐसी विचार के हैं। अभी कल ही आपने भी वो देखा होगा, ध्यान में बात आई होगी कि ऑस्ट्रेलिया में लोगों ने कुछ हजारों लोगों ने एक रैली निकाली कि हम वैक्सीन नहीं लगाना चाहते। तो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो चिंतन करके भी सोचते हैं कि हम वैक्सीन के खिलाफ हैं, वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए। मैं उनमें से नहीं हूं। मैं तो मानता हूं कि वैक्सीन का हमको उपयोग करना ही चाहिए, पर क्योंकि ये अनिवार्य नहीं है तो 1% बच जाएगा। वो 5 हो 10 हो मैं नहीं कह सकता, 2% भी हो सकता है, लेकिन 1% बच जाएगा जो वैक्सीन नहीं लेगा। अगर हम 90% भी माने कि वैक्सीनेशन लोग लगा लेंगे तो छत्तीसगढ़ करीब करीब सैचुरेशन के पास है। अब जो संख्या आएगी वो सेकेंड डोज की आएगी और इसमें घर घर अभियान की जो बात आपने कही, जो पहला डोज लगा चुके हैं, कहीं ना कहीं फॉलोअप में कमी है कि सेकेंड डोज स्वयं लगाने के लिए अगर लोग नहीं आ रहे तो प्रशासन का तंत्र, शासन का तंत्र उन तक पहुंच के केंद्रों में लाने में थोड़ा पीछे हो रहा है। जी। दिल्ली में जब रिव्यू हुआ था तो करीब 38 लाख लोगों को सेकेंड डोज नहीं लग पाया था छत्तीसगढ़ में अकेले। वो हमने कवर किया, वो 30 लाख से नीचे हो गया और कम पे वो जा रहा है। लेकिन ये भी स्थिति है कि 12 हफ्ता पूरे होने के बाद क्या है। बूस्टर डोज के संदर्भ में अभी तक जो बात है, WHO की भी बात है, वहां के भी जो वरिष्ठ वैज्ञानिक है, मैं प्रयास करता हूं उनसे भी संपर्क में बना रहूं, उनकी भी सलाह लेता रहूं। और बूस्टर डोज की स्थिति अभी यही है कि इसमें साइंटिफिक डाटा अभी उपलब्ध नहीं है कि ये कितना कारगर है। इसमें कोई दो बात नहीं है कि सेकेंड डोज लगने के बाद समय में धीरे धीरे एंटीबॉडीज कम हो जाते हैं। ये सर्वमान्य परिस्थिति है कि एंटीबॉडीज सबके कम हो जाएंगे, लेकिन जिनको सेकेंड डोज लग चुका है, सेकेंड डोज वैक्सीनेशन का प्रोटेक्शन उनके साथ और लंबे समय के लिए बना रहेगा। कितना समय ये भी अभी नहीं मालूम, लेकिन एंटीबॉडी कम होने के बाद भी प्रोटेक्शन आपका बना रहता है और गंभीर बीमारी से कोरोना की आप बच सकते हैं। किंतु फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, जो बुजुर्ग हैं, जो कोमॉर्बिड हैं, इनके लिए बूस्टर डोज की बात हमको नीति में ले आने का समय आ चुका है। क्योंकि अगर इक्विटी भी हम ध्यान में रखते हैं कि पहला डोज सबको लग जाए फिर हम बूस्टर की बात करें, तो स्थिति पे हम पहुंच चुके हैं। बूस्टर डोज चिन्हांकित आबादी के लिए। सर, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक जानने में दिलचस्पी रखता हूं कि आप भारत सरकार के द्वारा इस संदर्भ में कोई पहल आप लोगों के माध्यम से हुई है क्या? आप समय समय पर जो एक साथ बैठ रहे हैं उसमें बूस्टर डोज को लेकर कोई रणनीति बनाने का काम शुरू हो पाया? मैं ये सवाल बार बार इसलिए उठा रहा हूं, पहले भी मैंने कार्यक्रम किया था, अभी भी इसलिए कर रहा हूं कि हमने दूसरी लहर में अपनी तैयारियों की विफलताओं को स्पष्ट तौर पर भोगा है। हम जब महामारी चरम पे पहुंची तब ऑक्सीजन के प्लांट लगाने के लिए शिलान्यास कर रहे थे। इसलिए यह सवाल है कि कहीं तीसरी लहर आ गई और तब हम इस बात का अफसोस मनाए, मातम मनाए कि अगर बूस्टर दे दिया होता तो वो डॉक्टर्स, वो फ्रंटलाइन वर्कर्स कम से कम सुरक्षित हो पाते। आपसे सवाल है, क्या इस दिशा में सरकार चिंता कर रही है? अमेरिका ने फैसला ले लिया है, हम रिसर्च के डाटा की अभी तक बात कर रहे हैं। बाइडेन प्रशासन ने फैसला ले लिया है, सबको बूस्टर डोज लगेगा ही। इसलिए यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया है। सही निर्णय, उनने सही निर्णय लिया है। कम आबादी के अनुपात में उनके पास डोज भी अवेलेबल हैं और मैं समझता हूं कि उनने सही निर्णय लिया है। हमारे पास आबादी के अनुपात में डोज कम है, इसलिए इक्विटी की बात आ रही है कि जिनको पहला नहीं लगा है, दूसरा नहीं लगा है, पहले वो लगा लें फिर इनको लगा लें, क्योंकि प्रोटेक्शन है। पहला 2 डोज लगाने के बाद भी प्रोटेक्शन है, किंतु एंटीबॉडीज कम होने की स्थिति में और प्रोटेक्शन बने रहने की स्थिति में भी हम निश्चिंत नहीं बैठ सकते। और आपने सही कहा कि पहल आपने की है कि नहीं। कई शोज में आपने मुझे ये मौका दिया है कि चर्चा के दरमियान जो बातें आती है उस पर निर्णायक कदम अपने तरफ से भी, निर्णायक अर्थात कि पहल करने के कदम उठाऊं। तो मैं पत्र अवश्य केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी को लिखूंगा कि ये समय आ गया है कि चिन्हांकित वर्ग के लिए बूस्टर डोज की नीति
केंद्र सरकार को घोषित कर देनी तो चाहिए। सीधे साहब इस कार्यक्रम में स्वीकार कर रहे हैं कि समय आ गया कि बूस्टर डोज के संदर्भ में नीति घोषित कर दी जाए, लेकिन बूस्टर डोज के संदर्भ में जो सबसे ज्यादा जरूरत है उनमें से एक डॉक्टर नितिन एम नागरकर साहब हमारे साथ में हैं, एम्स के डायरेक्टर हैं। नागरकर साहब, आप उन लोगों में से शुमार हैं जिनको सबसे पहले वैक्सीन लगाई गई थी। जब छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन शुरू हुआ उनमें से आप भी एक थे। आप लगातार लोगों के इलाज के लिए, आपकी पूरी टीम लोगों के इलाज के लिए तैनात रहती है। क्या आप नहीं मान रहे कि इतने शोध आ चुके हैं कि अब फैसला लेना चाहिए, ना कि नए शोधों का इंतजार करना चाहिए? द लैंसेट का सर्वे का जो खुलासा है इजराइल की क्लेलिट रिसर्च इंस्टीट्यूट का, उसने 7,28,321 व्यक्तियों के डाटा का एनालिसिस करके ये नतीजा दिया है कि हर हाल बूस्टर डोज को क्रियान्वित करना ही होगा, अन्यथा खतरा बढ़ जाएगा। क्या कहते हैं नागरकर साहब आप? हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस अहम पैनल पे बुलाया और सब महानुभावों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, जो इसके बारे में जो चर्चा भी हो रही है, ये चर्चा तो शायद अपने पिछले भी अपने पैनल डिस्कशंस में होती रही है जी। और जब ये वैक्सीन आई तब भी जो हेजिटेंसी थी वो धीरे धीरे खत्म हुई। वैक्सीन की जो अवेलेबिलिटी जिसका आपने जिक्र किया, वो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी खास करके हमारे देश में तो अच्छी रही है जी। और जैसे सिंहदेव साहब ने बताया कि पहल यही हो कि सबको अपना पहला वो फर्स्ट डोज मिले और जिसको फर्स्ट डोज मिल गया है वो अपना सेकंड डोज भी ले ले। तो टारगेट शुरुआत में यही था जी। सर, टारगेट यही था कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो। मेरे ख्याल से उस दिशा में पहल हुई, उस दिशा में ये एक मुहिम बनाई गई, लोगों ने अपने फर्स्ट डोज लगाए, जैसे जैसे गाइडलाइंस बदलते गए लोगों ने अपने सेकंड डोजेस भी लगाए और जैसे कि आपने बताया जिन्होंने सेकंड डोजेस लगाए उनकी संख्या फर्स्ट डोज से जो लगवाए उनसे अब ज्यादा है। खुशी की बात है, और भी अपना लोग लगाएं और ये टारगेट पूरा करें। मीनवाइल हम जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज 6 महीना पहले उससे गुजर चुके थे। अब वहां पे कहीं पे तीसरी लहर, कहीं चौथी लहर, कहीं 5वीं लहर भी आ रही है और वो उन देशों में है जहां पे वैक्सीनेशन भी वो लोग ले चुके हैं, फर्स्ट डोज भी लग चुकी है, सेकेंड डोज भी लग चुकी है। और जैसे कि सभी पैनलिस्ट हमेशा मानते हैं कि वक्त रहते एंटीबॉडी का हो सकता है टाइटर धीरे धीरे कम हो जाता है। बूस्टर डोज उसीलिए दिया जाता है कि टाइटर वापस अपना थोड़ा सा उसका परसेंटेज जो बढ़े और मेरे ख्याल से उसके लिए सही होगा कि हम बूस्टर डोज की वैक्सीनेशन लगाए। दूसरे देश भी सोच समझ करके एविडेंस के बेस के ऊपर ही अपनी पहल करते हैं और जहां तक हम समझते हैं, जैसे कि सर ने भी कहा कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या जो सबसे पहले जनवरी फरवरी में लगा चुके थे, अब उनकी जो संख्या होगी एंटीबॉडी टाइटर की वो घटती गई होगी और वही पिछले बार भी सबसे ज्यादा प्रोन थे तो इस बार भी वही सबसे ज्यादा प्रोन होंगे। उसी तरह जो जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनको अगर हम बूस्टर देंगे तो उनका एंटीबॉडी टाइटर बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल से ये आज नहीं तो कल तो ये डिसीजन में आएगा। हमारे पास वो विशेषज्ञ, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, इनपुट्स देने वाले सब साइंटिस्ट और ऑफिशियल्स अवेलेबल हैं और मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम में, जैसे कि आपने देखा वक्त रहते गाइडलाइंस बदलते गए हैं, ये एक नया वायरस है, परिस्थितियां बदली हैं तो डिसीजंस आए हैं। और एक और मैं वैक्सीन के बारे में जिक्र करूंगा, जो वेस्टर्न कंट्रीज में आम तौर पे वायरल न्यूमोनाइटिस हर साल इन्फ्लुएंजा का वो लोग शॉट लगाते हैं क्योंकि वायरस अपना अपना थोड़ा एंटीजेनेसिटी बदलते रहता है तो वो लोग हर साल लगाते हैं। तो शायद इसका भी इसी तरह से हो आगे जाके, लेकिन यस, हम बूस्टर डोज की तरफ बढ़ तो जरूर है, एविडेंस भी उसी के फेवर में है। लेकिन अगर साहब मैं बहुत स्पष्ट तौर पर थोड़ी बातचीत करना चाहता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ कि हम विचार कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हमें बढ़ना चाहिए, क्या ये अपने आप में खतरे को आमंत्रण नहीं है? कुल फ्रंटलाइन वर्कर्स के संदर्भ में जब वैक्सीनेशन का फैसला किया गया था तो कुल 3 करोड़ लोग टारगेट किए गए थे। सिंहदेव साहब अभी कार्यक्रम में बता रहे हैं कि अब हमारी वैक्सीन की उपलब्धता 30 करोड़ डोजेस पर मंथ की हो चुकी है। क्या ऐसे में इंतजार कराना अपने आप को खतरे में डालना नहीं है? क्या आप जैसा सुधी चिकित्सक इस बात की स्पष्ट तौर पर कहने की जरूरत नहीं महसूस कर रहा कि बूस्टर के संदर्भ में अब इंतजार नहीं, तुरंत फैसले की जरूरत है? मेरे ख्याल से हमारे देश में लगातार टाइमली फैसले किए गए हैं और डेवलपमेंट के बारे में हो, देखिए ये इस पैंडेमिक ने सबको सरप्राइज जरूर किया है लेकिन चलिए जैसा भी हो, वी हैव स्टिल डन वेरी वेल। और मेरे ख्याल से इसके ऊपर भी जो जितना इंपॉर्टेंस दिया जाएगा बूस्टर डोज को कंसिडर करने में एविडेंस के साथ, आई एम श्योर कि जल्द से जल्द इसके ऊपर भी फैसला होगा। इसके ऊपर भी फैसला होगा ये कहना है। लेकिन मैं इसके एक दूसरे आयाम पर चर्चा के लिए डॉक्टर राजीव सूद साहब आपके पास आना चाहता हूं।
राजू सूद साहब ने स्वयं ही कोरोना को बड़े नजदीकी से झेला है। काफी गंभीर परिस्थितियों में राजू सूद साहब स्वयं कोरोना से संक्रमित हुए थे। हम सब उन दुआ करने वालों में शामिल थे कि राजू सूद साहब स्वस्थ हो, और हमारी दुआओं को ऊपर वाले ने कबूल किया, इसलिए राजू सूद साहब हमारे साथ मौजूद है। सूद साहब, अभी भी एक बड़ा मानस ऐसा है हमारे बीच में, जिसका उल्लेख सिंघदेव साहब भी कर रहे थे, जो वैक्सीन लगवाना नहीं चाहता, और उन लोगों में तमाम पढ़े लिखे लोग भी मौजूद हैं। एक तरफ हम चिंता जता रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि बूस्टर की अनुमति मिले, और एक वर्ग ऐसा है कि लोगों को मरते हुए देख रहा है, घुटते हुए देख रहा है, पर फिर भी वैक्सीन लगवाना नहीं चाहता है। क्या वाकई वैक्सीन के संदर्भ में आने वाले समय में शरीर में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके चलते ये एहतियात जो लोग बरत रहे हैं ठीक कर रहे हैं? देखिए, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये चर्चा का विषय उठाया, और ये बहुत टाइमली चर्चा का विषय है जी। इसमें सबसे पहले आपने जो पूछा कि वैक्सीन हेजिटेंसी के ऊपर ही पहले बात कर लेते हैं जी। वैक्सीन हेजिटेंसी का जो अंजाम है वो रशिया में आप देख चुके हैं जी। वहां पे रोज 1000 लोगों की डेथ हो रही है, और इस तरह की जो मीडिया और जो आप के प्रोग्राम्स के माध्यम से जो जानकारी आ रही है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि इंडिया के अंदर पूरा जो हमारा आईसी मटेरियल है या जो एफर्ट्स हैं वो पूरे के पूरे इस पे हैं कि वैक्सीन हेजिटेंसी खत्म हो जाए। अब मैं आपसे फर्स्ट वेव के बारे में बताता हूँ। फर्स्ट वेव के बाद जब सेकंड वेव आई तो हमारे हॉस्पिटल में, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, ये पाया गया कि हेल्थ वर्कर्स जिनके लिए फ्री वैक्सीन थी और सबसे पहले शुरू किया गया, एवरीबडी वाज सरप्राइज कि वो सिर्फ 31% लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी, जबकि वो दूसरों का इलाज कर रहे थे। तो ये वैक्सीन हेजिटेंसी जनरल पॉपुलेशन में कितनी होगी ये आप सोच सकते हैं। विलेजेस के अंदर र्यूमर थे, वैक्सीन को देखते ही वो भाग जाते थे, विलेज खाली हो जाते थे। अब स्थिति बदल रही है, वैक्सीन हेजिटेंसी बहुत डेंजरस है, और भारत के अंदर भी ये अभी नहीं आई है वैक्सीन हेजिटेंसी इतनी, मतलब हम ओवरकम कर रहे हैं उसको, ये थी पहले, पर कई एडवांस कंट्रीज हैं, जैसे आपने बताया कि अभी रैली निकली, रशिया के अंदर लोग नहीं लगवा रहे, कई जगह पे वैक्सीन हेजिटेंसी है। अभी हम बूस्टर डोज, एक दूसरा एक्सट्रीम है इम्यूनाइजेशन का, और एक है कि किसी ने लगवाई ही नहीं। तो इसके अंदर, इस पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम के अंदर मैं आपको बताऊं, जिनको वैक्सीन लग गई है, 1 या 2 डोज लग गई हैं, या जिनको कोरोना हो गया, उनको अगर कोरोना दोबारा होता है या कोरोना का संक्रमण होता है तो वो बहुत हल्का होगा, उनमें मोर्टेलिटी नहीं होगी। और इसलिए हमको पहले जो लोग अभी कवर नहीं हुए हैं, चाहे वो वैक्सीन हेजिटेंसी से नहीं हुए हैं या किसी भी वजह से, उनको कवर करना बहुत जरूरी है। और भारत सरकार ने आज तक जो सिचुएशन थी अवेलेबिलिटी ऑफ कोविड वैक्सीन, उसमें यही कहा था कि अभी हमारे पास बूस्टर का टाइम नहीं आया, पर इस महीने के एंड में जो एडवाइजरी कमेटी है वो अपना डिसीजन दे रही है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं मैं कि बूस्टर डोज की जरूरत हर वैक्सीनेशन में पड़ती है, और अभी कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए, पर उस बूस्टर डोज का टाइम आ गया है भारत में या नहीं। दूसरी कंट्रीज 12% पॉपुलेशन जो है उनको बूस्टर डोज लग चुका है, और वो इसलिए लग गया है कि उन्होंने फर्स्ट और सेकंड डोज जो भी लगाने वाले थे माइनस वैक्सीन हेजिटेंसी, उनको लग चुका था, तो वो अपनी हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे थे। हम लोगों को अभी 90 करोड़ वैक्सीन और लगानी है। मेरा मानना यह है कि अगर जिनको 2 डोज लगी है उनको कोरोना का इन्फेक्शन होता भी है, वो हल्का होगा, उनमें मोर्टेलिटी कम होगी, मृत्यु दर कम होगी, और इसलिए जिनको जो कवर्ड नहीं है उनको कवर करना जरूरी है। और अगर हम ये सोचें कि बूस्टर को हम रूल आउट कर दें, वो बिल्कुल गलत धारणा होगी जिसमें भी है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको बूस्टर लगाने हैं, हर एक व्यक्ति को लगाने हैं। उसको कब शुरू करना है और कब हम इसका लाभ ले पाएंगे, सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को लगेंगे, क्योंकि री इन्फेक्शंस जो है जनरल पब्लिक के कंपैरिजन में हेल्थ वर्कर्स में ज्यादा है। ये स्टडीज हो चुकी हैं, एम्स में भी हो चुकी हैं, हमारे हेल्थ वर्कर्स में हो चुकी हैं कि री इन्फेक्शन इस स्थिति में भी जब 2 डोजेस लग चुकी हैं जिनको, उनको भी हो रहे हैं री इन्फेक्शन, और आम पब्लिक से ज्यादा हो रहे हैं। तो प्रायोरिटी ग्रुप तो पहले भी थे 65 ईयर से ऊपर,
कोमोर्बिडिटी वाले, अगर किसी को रीनल ट्रांसप्लांट हुआ उसको हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड मानेंगे, क्योंकि उसको हम इम्यूनो सप्रेसेंट दे रहे हैं। जिसको कैंसर हुआ है वो डेंजर जोन के अंदर है, कई डिजीजेज हैं वो डेंजर जोन में है, बेड रिडन लोग हैं, जो बेड कन्फाइंड लोग हैं, ये सारे के सारे लोग डेंजर जोन में है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, इनके लेवल्स गिर रहे हैं। पर ये भी माना जाए और ये भी समझा जाए कि मेमोरी सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, इम्यून टाटर गिरने के बाद भी मेमोरी सेल्स रह जाते हैं। और हम लोग इसीलिए ये मानते हैं कि अगर री इन्फेक्शन हो तो हमारा जो इन्फेक्शन है वो हमारी बॉडी को कम अफेक्ट करेगा और हमारे को जो मोर्टेलिटी है वो कम होगी। तो इन सब संदर्भ को अपने मद्देनजर रखते हुए हमको ये समझना है बूस्टर जरूरी है, बूस्टर को बेहद जरूरी डॉक्टर राजेश सूद साहब आप बता रहे हैं। साथ ही आप एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी साझा कर रहे हैं कि इसी महीने के अंत तक कमेटी के द्वारा फैसला भी ले लिया जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक बिंदु पर और दृष्टि चाहता हूं, फिर मिश्रा साहब के पास चलूंगा। वो ये है कि कई लोगों से मैं खुद भी बात करता हूं तो लोग बोलते हैं कि शरीर में जबरिया एक वायरस अंदर लेने की जरूरत क्या है। वैक्सीन के संदर्भ में जो हेजिटेंसी की बात कर रहे हैं, वैक्सीन से बचने की लोग बात कर रहे हैं, उसमें लोगों का सामान्य तौर पर कहना है जबरिया अपने शरीर में एक वायरस क्यों घुसने देना। इसके संदर्भ में कुछ आप कहेंगे? एक एजुकेशन जो हम बोलते हैं आईईसी जो मेथोडोलॉजी या कैप मॉडल होता है, उसके अंदर हम यही बताते हैं, यही पढ़ाया जाता है, यही सिखाया जाता है कि आपको इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। ये 3 कंपोनेंट्स पे भारत सरकार काम कर रही है। इंफॉर्मेशन गैदर्ड है और शरीर के अंदर वैक्सीन जो है, हम लाइव वायरस जो है, एक्टिव विरुलेंट वायरस जो है, जो हमारे शरीर को बीमार करेगा, वो नहीं डाल रहे हैं। ये लोगों को समझना होगा। और हमारे शरीर में बहुत सारे वैक्सीन बचपन से हमारे नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हैं, उसके अंदर डाले जाते हैं। आपने टेटनस की बात की, हम कोई अगर डॉग बाइट हो जाए तो हम रेबिस की लगाते हैं, हम उसमें तो कभी हेजिटेंसी नहीं करते। हमको पता है कि इसके खराब रिजल्ट्स निकल जाएंगे। ये सारा जो सोशल मीडिया है उसने पॉजिटिव रोल तो किया है, नेगेटिव रोल भी किया है साथ में। लोगों में वैक्सीन हेजिटेंसी, डर पैदा किया गया शुरू में, उसकी वजह से आई है। और आप जब बच्चा पैदा होता है उसको तो आप गांव-गांव में आउटरीच प्रोग्राम्स में दूर दराज के जगहों पे भी वैक्सीन लगाते हैं। उस टाइम कोई नहीं पूछता कि आप पोलियो के ड्रॉप्स पिला रहे हैं या आप डिप्थीरिया का इंजेक्शन लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए कोई बड़ा हंगामा सोशल मीडिया पे खड़ा नहीं होता। तो ये सिर्फ कोविड के टाइम पे क्यों खड़ा हो रहा है? इसमें हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो डाइवर्टेड थे, वो डेविएटेड थे। उनको कुछ अपने को सोशल मीडिया में प्रोमिनेंस दिखाने के लिए ये बोलना कि शौक लग गया था कि वैक्सीन खराब है। कई लोगों ने क्लेम किया कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे और उसके बाद वही लोग वैक्सीन लगाते हुए उनके फोटोग्राफ्स आए। तो लोगों को कह रहे थे मत लगाइए और खुद लगवा रहे थे। तो राजेश सूद साहब का कहना है कि इसके संदर्भ में किसी प्रकार के संकोच की जरूरत नहीं है। पैदा होने के साथ वैक्सीन की प्रक्रिया से हमारा जीवन गुजर रहा है, तो अभी इस महामारी से बचने के संदर्भ में इस प्रकार की बेवकूफ़ी करने की जरूरत नहीं है। शायद बेवकूफ़ी किसी को कर सकता है, पर जहां जान को दांव पे लगा दिया जाए उसके लिए कोई दूसरा शब्द मैं उपयोग कैसे करूं, ये मेरे सामने संकट है। लेकिन मैं मिश्रा साहब आपके पास में एक अलग पहलू पर बात करना चाहता हूं, और यह है कि बूस्टर डोज के संदर्भ में वही सोशल मीडिया या कुछ लोग बातचीत में कह रहे हैं कि अब कोई जरूरत है नहीं, अब जो भी जरूरत है वो फार्मास्यूटिकल कंपनियों को जरूरत है। अब बड़े पैमाने पर उन्होंने वैक्सीन के लिए अपनी कैपेसिटी बढ़ा ली है, तो उसकी खपत तो करानी है। खपत करानी है तो तीसरी, चौथी, 5वीं लहर के डर दिखाने हैं, उसके साथ अपनी वैक्सीन को बिकवाना है और बिकवाने के लिए बूस्टर को जरूरी बताना है। इस नजरिए के संदर्भ में भी मिश्रा साहब क्या सोचते हैं? नहीं, ये एक एस्पेक्ट है, ये बहुत वास्तविक एस्पेक्ट है किसी भी पद्धति को आगे बढ़ाने का। और हमने देखा भी है किस तरह से रेमडेसिविर की चर्चा हुई, किस तरह से और दवाइयां ऐसे प्रोजेक्ट की गई जैसे वो रामबाण हो जाएंगी साबित कोविड में या किसी वायरल में। वो नहीं हुआ क्योंकि उसमें मार्केट ड्रिवन देखिए फोर्सेस हैं, वो रहेंगी। लेकिन वैक्सीन का जहां तक हम लोग सभी इससे सहमत हैं, जितने 4 लोग हम बैठे हैं और आप भी इस बात से सहमत हैं कि आज जब मैं छात्र था मेडिकल का तो टिटनेस का एक वार्ड अलग से होता था हिमांशु जी। आज वो टिटनेस का वार्ड समाप्त हो गया। कैसे समाप्त हो गया?
क्योंकि टिटनेस के रोग ही समाप्त हो गए, क्योंकि टिटनेस का टीका आ गया। डिप्थीरिया हमने देखा नहीं है पिछले 30-40 सालों में, पर्टूसिस हमने देखा नहीं है 30-40। ये सब क्यों हुआ? स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गया, ये टीकाकरण अभियानों से ही संभव हुआ। पोलियो आज इरेडिकेट हो गया भारत से, इतने बड़े देश से, ये भी अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये सारी चीजें जो हुई हैं, जितने भी हमने अचीव किया है हेल्थ केयर में आज इन्फेक्शंस के मामले में, वो टीकाकरण के माध्यम से ही किया है। और अगर आज भारत की स्थिति इतनी सुदृढ़ है कोविड के को देखते हुए बाकी देशों से, तो उसमें कहीं ना टीकाकरण का भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें केवल प्रश्न ये हो जाता है कि जो हमारी ड्यूरेशन है वैक्सीन इंड्यूस प्रोटेक्शन की, वो कई चीजों पर निर्भर करती है, जिसमें मेडिकल कंडीशंस भी है। जैसे डॉक्टर राजीव सूद ने बताया, कोई कैंसर का रोगी है, कैंसर कीमोथेरेपी लग रही है या रेडियोथेरेपी लग रही है या ट्रांसप्लांट हुआ है, इम्यूनो सप्रेशन पे है, तो उनको शायद उन 2 डोजेस से भी उतनी पर्याप्त इम्यूनोजेनेसिटी नहीं बनेगी। उनको तुरंत आवश्यकता है बूस्टर डोज की। और जैसे डॉक्टर राजीव सूद ने कहा कि हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को अभी चूंकि ये बात सामने आ गई है, फाइजर मॉडर्ना के संदर्भ में आ गई है कि 6 महीने के बाद फिर उतनी प्रोटेक्शन नहीं रहती है वैक्सीन की जो इन्होंने mRNA वैक्सीन बनाई है। तो मैं समझता हूं कि उनके पास कुछ आंकड़े हैं जो आपने भी जिनका संदर्भ दिया, तो उसके आधार पे ये निर्णय, जैसे डॉक्टर सूद ने कहा, बिल्कुल ये जो हमारी वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजिक कमेटी है भारत सरकार की, वो बिल्कुल इस पर चर्चा कर रहे हैं, कई हफ्तों से कर रहे हैं इस बात पे। लेकिन उसमें दुविधा वहीं आ जाती है, जैसे सिंह साहब ने भी बताया कि अभी एक डोज, 2 डोज केवल 30% भी नहीं हम पहुंचे, 1/3 लोगों को, जिन एलिजिबल जो लोग हैं। तो अब इसमें एक मॉरल प्रश्न भी आ जाता है, दुनिया के परिवेश में WHO के लिए आ जाता है, भारत के परिवेश में हम लोगों के लिए आ जाता है कि अभी अधिकतर लोगों को 2 डोज नहीं मिली हैं। तो क्या ये उचित होगा कि चूंकि कोविड की स्थिति सुदृढ़ है कि हम थोड़ा और प्रतीक्षा करें दिसंबर के आखिर तक, जिससे हमारा कम से कम 50% पे हम पहुंच जाएं 2 डोज के साथ। उससे हमारी हर्ड इम्यूनिटी भी और मजबूत होगी और उसके बाद फिर हम ये जनवरी से अलाउ करें। मिश्रा साहब नैतिक तौर पर संकट की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे भी बड़ा व्यवहारिक संकट है जिसपे मैं सिंहदेव साहब का नजरिया जानना चाहता हूं। सिंहदेव साहब, जब इस देश में वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो एक द्वंद्व आया कि इस वैक्सीनेशन की कीमत कौन उठाए, इसका बोझ कौन वहन करे। केंद्र सरकार ने बीच में ही अपनी जिम्मेदारी को राज्यों को हस्तांतरित किया, ये कहते हुए कि राज्य बोल रहे थे कि हम भी भूमिका निभाना चाहते हैं। फिर केंद्र ने अपनी भूमिका बदली। क्या बूस्टर पर फैसला लेने के संदर्भ में भी ये असमंजस है? पहले एक बड़ा बोझ वैक्सीनेशन के चलते भारी भरकम सरकारों को वहन करना पड़ रहा है, अब इसके बाद बूस्टर के संदर्भ में भी लोग उम्मीद रखे सरकार कराए। क्या ये भी फैसले में कोई हिचकिचाहट का कारण है? होना भी नहीं चाहिए, अगर है भी तो इस पे चिंतन करने में समय नहीं लगाना चाहिए। ये तो एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है और केंद्र की सरकार को इसको अपनी जिम्मेदारी मानते हुए वहन करना चाहिए। और समय के साथ में अगर प्रोडक्शन भी इतना ज्यादा हो गया है, स्केल ऑफ इकोनॉमीज की भी बात अगर करें, तो दाम भी अब कम होने की स्थितियां आती जाएंगी, तो दाम भी कम होने चाहिए। लेकिन मेरा स्पष्ट इसमें मत है कि नेशनल प्रोग्राम केंद्र सरकार को चलाना चाहिए। लेकिन मैं सिंह साहब फिर आपसे बोल रहा हूं कि आपके पास एक अनुभव है, आप लगातार केंद्र के साथ संपर्क में रहते हैं, क्या आपको यह संकट महसूस नहीं हो रहा है कि इस विषय में फैसला लेने में विलंब में एक कारण यह भी हो सकता है कि ये जिम्मेदारी कौन वहन करे? जब हर स्तर पर विरोध आया तब केंद्र ने वापस ये जिम्मेदारी अपने हिस्से में ली थी, तो बूस्टर के संदर्भ में भी क्या आपको अभी तक फैसला लेने में अगर विलंब है तो उसमें एक वजह यह भी महसूस होती है कि नहीं होती है? एक पहला सवाल। और दूसरा आपसे जानना चाहते हैं कि सरकार ने 2 नीति बनाई, एक कि सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर जाकर आप लगवा लीजिए, दूसरा था कि आप निजी क्षेत्र में जाकर लगवा लीजिए। कुछ विदेश की वैक्सीन की भी अनुमति दी गई है। आपसे तकनीकी पहलू यह समझना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति अब अगर बूस्टर डोज स्वयं के व्यय पर लेना चाहता है तो क्या उसको वो बूस्टर डोज लगाने की अनुमति है? ये एक तकनीकी पहलू है
जिसके संदर्भ में शायद आप स्थिति स्पष्ट कर पाए। बूस्टर डोज की अनुमति अभी मिली नहीं है। ICMR या जो नीति निर्धारक हमारी संस्थाएं हैं, उन्होंने बूस्टर डोज लगाने की अनुमति ही नहीं दी है देश में, इसलिए वो स्थिति नहीं आएगी। लेकिन पहले भी जब निजी क्षेत्र में 25% वैक्सीनेशन को वैक्सीन को रिजर्व किया गया था, मैंने कहा था कि ये उचित नहीं है। जहां निशुल्क वैक्सीनेशन चल रहा है, बहुत कम आबादी होगी जो चाहेगी कि हम ऐसे 5 स्टार किसी परिवेश में जाएं और वहीं पर वैक्सीनेशन लगाएं। ऐसे बहुत कम लोग होंगे। और हुआ भी वही, अभी भी जो वैक्सीनेशन के आंकड़े आते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, नई के बराबर वैक्सीनेशन हो रहा है। बतौर विकल्प उनके पास भी वैक्सीन उपलब्ध कराना, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए। और रेट उनके थोड़े ज्यादा रहते हैं, जो वहां जाएं और रेट अपने ज्यादा दे के वैक्सीन लगाना चाहें, इसमें कोई रोक भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये 25% वैक्सीन उनके लिए रोक के रखना, ये नीतिगत गलत होगा। ये 5% भी बहुत ज्यादा होगा। अभी तक के जो आंकड़े आ रहे हैं, 5% भी वैक्सीनेशन प्राइवेट संस्थाओं में नहीं हो रहा है। विकल्प के तौर पे जरूर इसको करना चाहिए। और पैसे की जहां तक बात है, अभी तक ये बात आई नहीं है, और मैं जहां तक समझ पाया हूं, वैक्सीन की उपलब्धता ही एक कारण बना है कि बूस्टर डोज पे अभी निर्णय नहीं लिया गया है। कीमत की बात या कौन इसको पैसा वहन करेगा, ये अभी चर्चा में नहीं आया। अभी तो नीति लेनी है कि वैक्सीन बूस्टर लगाना कि नहीं। जब बूस्टर वैक्सीन लगाने का फैसला हो जाएगा, फिर बात आएगी कि कौन खरीदेगा, कहां से देगा। एक और सवाल जो आपसे समझना चाहता हूं कि अभी आपने जैसे बताया कि ICMR ने या भारत सरकार ने अभी इसकी अनुमति नहीं दी है, क्या सिंघवी साहब इस बात के हामी हैं कि अभी कम से कम जो लोग अपने व्यय पर, अपने खर्चे पर बूस्टर लगवाने के लिए तत्पर हैं, उनको ये सहूलियत मिल जानी चाहिए, या इसके संदर्भ में अभी रुकना चाहिए? मैं तो खुद लेना चाहता हूं। मुझे विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि आप लोग का एक्सपोजर बहुत ज्यादा रहता है, आयु वर्ग अपने आप में एक बात है, और आपको तो बूस्टर डोज ले लेना चाहिए। मैं हिंदुस्तान में लूं कैसे, क्योंकि अनुमति नहीं है। नहीं तो मुझे तो खुद निकट, निजी और बहुत जानकार लोगों ने कहा है कि आपको बूस्टर डोज ले लेना चाहिए। तो इसमें तो कोई दो बात होनी ही नहीं चाहिए। बूस्टर डोज तो लगाना ही है, लगाना ही चाहिए। किनको पहले लगाना, बस केवल ये नीतिगत फैसला लेना। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री स्वयं चाहते हैं कि बूस्टर डोज उनको लगे, लेकिन परिस्थितियों के चलते अभी वह स्वयं भी लगवा पाने में असमर्थ हैं। पर नागरकर साहब, मैं आपके साथ में एक और चीज पे जो चर्चा करना चाहता हूं, वो ये है कि हमारे पास जो आंकड़े हैं, जो रिसर्च है, जो रिपोर्ट्स हैं, वो सारी देश से बाहर के संदर्भ में है। जैसे फाइजर ने अपनी एक रिपोर्ट दी है 10,000 लोगों पर करके, वो बताया है कि देखिए बूस्टर बहुत जरूरी है, बूस्टर लगने से 95.6% एफिकेसी बढ़ जा रही है। पर इस देश में वैक्सीन लगी है कोविशील्ड और कोवैक्सीन, क्या उनके ऊपर कोई रिसर्च, कोई अध्ययन, कोई शोध ऐसा हुआ है जो आपकी जानकारी में आया हो, जिसके आधार पर बूस्टर के संदर्भ में एक नतीजे तक पहुंचने में मदद मिले? ऐसे तो स्पेसिफिक देखिए, अलग अलग जगह पे रिसर्चेस चल रहे हैं, तो ऑफ हैंड कोट करना मुश्किल है। लेकिन हमारी भी देश में लगातार कोविड के ऊपर प्लस उनके एंटीबॉडीज कितने टाइटर बन रहे हैं उसके ऊपर रिसर्च होता रहा है। और डेफिनेटली ये इस पर्टिकुलर कोविड में देखा गया है कि कोविड के वैक्सीनेशन के ऊपर रिसर्च भी हुआ। म्यूकरमाइकोसिस, जो बाद में कोविड एसोसिएटेड म्यूकरमाइकोसिस, उसके ऊपर भी बहुत सारे रिसर्च पेपर आए हैं। तो मेरे ख्याल से रिसर्च तो खैर दुनिया भर होता है, और एविडेंस जब हम लेते हैं तो सबका एविडेंस लेते हैं। वेस्टर्न लिटरेचर को भी देखा जाता है, अपना भी लिटरेचर को देखा जाता है। और जैसे कि सभी विशेषज्ञ कह रहे हैं और मिश्रा सर ने भी कहा, आने वाले टाइम में ये सब कुछ को कंसिडर किया जाएगा। और प्रायोरिटी, जैसे हम लोग हमेशा बात कर रहे थे, वो हर्ड इम्यूनिटी अचीव करने की थी और फर्स्ट और सेकंड डोज देने की थी, और वो वैक्सीन इक्विटी जरूरी है और वो प्रायोरिटी थी मेरे ख्याल से। और जैसे जैसे वक्त बीता है, क्योंकि सिचुएशन बदलती गई है, उस हिसाब से डिसीजंस लेते गए हैं। और मेरे ख्याल से ये जो कमिटी बैठेगी उसके ऊपर सब चीजों के ऊपर चर्चा करेगी। मेरे ख्याल से ये इनपुट्स भी जरूरी है कि विदेशों में क्या हो रहा है और हमारे देश में क्या हो रहा है। वहां पे जहां पे उन्होंने मैक्सिमम अचीव करने के बाद अब वो बूस्टर डोज के ऊपर जा रहे हैं क्योंकि उसकी जरूरत पड़ रही थी। कुछ ऐसे कंट्रीज है अफ्रीका में जहां पे अभी तक वो पहला या सेकंड डोज अभी तक नहीं दे पाए हैं, इसलिए WHO को भी होता है कि सब देशों को मिले वैक्सीन। तो वैक्सीन इक्विटी हमेशा इशू रहता है।
हमारा देश फॉर्चुनेट है कि यहाँ पे वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चर करने का एक हब रहा है, और आज से नहीं हमेशा से। और वैक्सीनेशन ही आज हमको पब्लिक हेल्थ में इतना बड़ा एज देती है जब हम वैक्सीन लेते हैं बचपन से। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट और सेकंड डोज प्रायोरिटी थी। आने वाले टाइम में जरूर इसके ऊपर भी जिक्र होगा और वर्ल्ड फिगर्स के साथ इंडिया के भी फिगर्स को कंसीडर किया जाए। मैं एक और पहलू जो आपसे समझना चाहता हूं नागरकर साहब, क्योंकि आप एम्स रायपुर के डायरेक्टर हैं, जितने भी पेशेंट्स हैं वो आपकी निगाह से रोज गुजरते हैं। बड़ी निश्चिंता में आ गए हम सब लोग, क्योंकि जितनी भी चिंताएं आप या मिश्रा साहब या सूद साहब हमें समय समय पर जताते थे, उनमें मैक्सिमम चिंताएं दिवाली के संदर्भ में थी। फेस्टिवल सीजन आ रहा है, फेस्टिवल सीजन के संदर्भ में तीसरी लहर की आशंका बहुत ज़्यादा है। हमने दिवाली ठीक ठाक गुजार दी और उसके बाद में भी हमारे यहाँ केसेस में वैसा कोई इजाफा नहीं हुआ, तो अब सब निश्चिंत हैं। सरकारें भी उस अनुसार फैसला ले रही हैं, सब खोल दिया, सारे प्रतिबंध हटा दिए। तो आपसे जानना चाहते हैं, ये निश्चिंतता, ये आनंद की अनुभूति वाकई कितनी सही है? ये तो देखिए फिगर्स तो बिल्कुल ये आपने बताया कि जो अगर हम डेली केसेस देखें और अगर हम जो पिछले जो फर्स्ट वेव या सेकेंड वेव के बाद जो केसेस देख रहे थे उसके मुकाबले केसेस तो घटे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पैंडेमिक अभी भी है, चल रहा है, और वैक्सीन का जो प्रोसेस है, प्रोग्रेशन है, वो जारी है। तो मेरे ख्याल से जब वेस्टर्न कंट्रीज जहां से पहले शुरुआत हुई और हमारे पास आए, वहां पे जब खतरा बना हुआ है, ठीक है, कुछ देशों में वैक्सीन हेजिटेंसी जैसे रशिया में हुआ, लेकिन जर्मनी में काफी लोगों ने वैक्सीन लगाई है, यूके या यूएस में भी काफी लोगों ने लगाई है। उसके बाद भी वो सतर्क हैं, उनको भी थर्ड फोर्थ वेव हो रही है। नीदरलैंड्स, बेल्जियम जैसे छोटे राष्ट्र जहां पे उनकी हेल्थ सुविधाएं अच्छी हैं, वहां पे भी कुछ पार्शियल लॉकडाउन जैसी परिस्थिति बनती जा रही है। तो मेरे ख्याल से सतर्कता जरूरी है, और इस वक्त ठीक है वैक्सीनेशन आपको प्रोटेक्शन दे रही है और कुछ लकी पीरियड भी हमारा हो सकता है, लेकिन अभी हमको बिल्कुल वी शुड नॉट लेट द गार्ड अवे एज ऑफ नाउ। पूरी अपनी प्रोटेक्शन ले और ये समझे कि अगले 6 महीने अभी भी हमारे लिए जरूरी है, ये सोच के चले। और आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये हमेशा कहना चाहेंगे कि ये जो इम्यूनाइजेशन है वो एक एस्पेक्ट है, लेकिन अपनी जो सेफ्टी है, जिसके लिए जो प्रिकॉशन लेनी है, साफ सफाई, मास्क पहनना, भीड़ को अवॉइड करना, अभी भी जब जो चीज जरूरी है उसी को करें। बाकी अपने बारे में स्वयं सोचें और पब्लिक हेल्थ के बारे में भी सोचें। तो एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं डॉक्टर नागरकर। पर राजीव सूद साहब, मेरे पास में वैक्सीनेशन के इतर भी थोड़ा इस कार्यक्रम में बात करने की जरूरत महसूस करने वाले सवाल हैं, और वो सवाल ये है कि हमने बेहद कम समय में वैक्सीन बना ली। ये दावा तो तमाम देश भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, पर जिस रोग के संदर्भ में हमने ये वैक्सीन बनाई है उसके इलाज की दवाई हमारे पास में आई कि नहीं आई, इसको लेकर अभी भी असमंजस है। जिसको कोरोना हुआ वो शरीर से तो गया ही गया, जहान से भी गया। जैसे भारी भरकम बिल बिना किसी इलाज के, केवल विटामिन की गोलियों के और ऑक्सीजन के सिलेंडर के लोगों को भरने पड़े हैं। आपसे जानने में दिलचस्पी है बतौर विशेषज्ञ कि क्या अब कोरोना की कोई प्रभावी दवाई भी खोज ली गई है? क्या इलाज का कोई तरीका भी चिकित्सा क्षेत्र में बाकायदा ऐसा प्रोटोकॉल के तहत आया है कि अगर आप संक्रमित हो जा रहे हैं तो आपको पता है कि आपका इलाज क्या होना है, या सब कुछ प्रयोग के दायरे में ही है? अभी थोड़ा इस पर भी आपसे रोशनी मिल जाए इस कार्यक्रम में। देखिए, आपका ये प्रश्न जो है ना बहुत व्यावहारिक है और सामयिक है। इसमें एक बात मैं आपको बताऊं कि जो भी रोग होता है, अब आप कोरोना को छोड़िए, जो भी रोग होता है वो हम उसको 4 स्टेजेस के अंदर ट्रीट करते हैं। एक तो जैसे मेंटल हेल्थ इसमें अफेक्ट हो रही थी, लाइफस्टाइल के बारे में उसमें बोला है, चाहे योगा बोले या कुछ भी बोले, आप उस तरह अपने को संयम से अपने जीवन शैली को लोगों ने ठीक किया है इस ड्यूरेशन के अंदर। और दूसरा, खान पान के अंदर इम्यूनिटी बूस्टर्स वगैरह की बात आई, वो सब का सब जो है, जो विटामिन की आप कर रहे हैं, तो शुरू में ये 2 चीजें जो हैं यही उपलब्ध थी। हमको कोरोना के बारे में मालूम नहीं था और हमको पता नहीं था क्या। और तीसरा होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जिसमें हमने पैरासीटामोल हो या आपके स्टीरॉइड्स हो। ये डेफिनेटिव दवाइयां नहीं है, दवाइयां हैं जो इस जर्म को मारे। और उसके लिए जो रेमडेसिवियर आई थी, जो कि पहले इबोला के लिए बनी थी वो, और इबोला के लिए बनी थी कि 10 दिन देंगे, और उसका एक्सपेरिमेंट किया गया। अचानक पेंडेमिक आ गया कि इसको ट्राई करते हैं कोरोना में, और ये पता चला
कि इबोला में 10 दिन के लिए जो दवाई बनी थी, इबोला तो खत्म हो गया अचानक, पर दवाई पड़ी थी, तो उसको ट्राई किया तो वो 5 दिन में बेनिफिट्स मिले, और टर्मिनली सिक जो थे या बहुत सिक पेशेंट्स थे उनके लिए दी गई। पर अब उसकी टाइमिंग के ऊपर भी बात आई कि अब ये पता चल चुका है कि अगर रेमडेसिवियर देनी है तो जल्दी देनी है, आपको लेट देके इसमें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो कोरोना के इफेक्ट्स हैं, चाहे इन्फ्लामेशन हो, चाहे वो एंडोथेलियल डिस्फंक्शन हो जो हमारी वेसल्स वगैरह के अंदर या ऑर्गन्स में होते हैं, वो ठीक नहीं कर पाती रेमडेसिवियर। आपको उसकी लाइफ प्रोलॉन्गेशन नहीं मिलेगी, सेफ्टी नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीजें आते हुए रॉश का कॉकटेल आया। अब एंटीवायरल जो ड्रग्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो गई हैं और वो आ चुकी हैं और अप्रूवल्स हो रहे हैं उनके, और वो उपलब्ध हैं। अब ये दवाइयां चौथी स्टेज वाली दवाइयां हैं जिनको की अप्रूवल मिले हैं, और आप कोरोना के पेशेंट को वो दे सकते हैं और वो कोरोना के जर्म्स को मारेगा। एक मैंने आपको बताया कि अपने शरीर को मजबूत करना कोरोना से लड़ने के लिए, उसमें वैक्सीन भी है, और दूसरा ये कि अपने जो एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर है उसको करना, सोशल इम्यूनिटी जिसको हम बोलते हैं, और उसके बाद आपके जो सपोर्टिव मेडिसिन थी और डेफिनेटिव मेडिसिन जिनकी आप बात कर रहे हैं वो अब आ चुकी हैं। पर इसके अंदर कोरोना के अंदर ऑक्सीजन पहले भी थी, ऑक्सीजन की उपलब्धि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लोगों का जो सेकेंडरी इन्फेक्शंस हैं कोरोना के बाद वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और लॉन्ग कोविड जो आ गया है, कोरोना के बाद हमारा शरीर कमजोर हो जाता है, हमारे लंग्स में कंप्लायंस खत्म हो सकता है, हमारे किडनी की डिजीजेस बढ़ गई हैं, हमारे वेसल्स की डिजीज बढ़ गई हैं, हार्ट अटैक्स बढ़ गए हैं, हमारे शरीर में थकावट होना, ये सारे कॉमन सिम्टम अब चीजें निकल के बाहर आ रही हैं। तो इस तरह हर ऑर्गन पे अफेक्ट हुआ है, और उसकी तो सपोर्टिव मेडिसिन ही चलेंगी, पर डेफिनेटिव मेडिसिन भी आ चुकी हैं और वो पिछले कुछ महीनों में अप्रूव हुई हैं और उनका इलाज चल रहा है, और बहुत सी रिसर्च इस बारे में चल रही है। राजू साहब बड़ी अच्छी जानकारी हमें ये दे रहे हैं कि एंटीवायरल ड्रग्स अप्रूवल मिल गया है और कम से कम एक ठीक ठाक इलाज देने की स्थिति में चिकित्सा जगत है। पर जो पहलू सू साहब ने दिया है उस पर मैं मिश्रा साहब के पास भी जाना चाहता हूँ, सिंहदेव साहब के पास भी जाना चाहता हूँ, लेकिन पहले सिंहदेव साहब से बात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि पोस्ट कोविड अर्थात जो कोविड से संक्रमित हुए थे वो तमाम अजीबो गरीब समस्याओं से जूझ रहे हैं। सिंहदेव साहब, अलग अलग तरीके की परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। बतौर स्वास्थ्य मंत्री इस चुनौती को मुकाबले में क्या कर पा रहे हैं आप? केवल देख पा रहे हैं बतौर मंत्री, या इसके संदर्भ में कोई व्यवस्था बना पा रही है सरकारें जिसके तहत इन समस्याओं को कंसीडर किया जाए और उसके अनुसार इलाज देने की व्यवस्था भी की जाए? पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट या एग्जामिनेशन के लिए व्यवस्थाएं बनी हुई है, लेकिन मैं ये कहने में संकोच नहीं करूंगा कि वो उस पैमाने की या तीव्रता की नहीं है जैसे कि कोविड के ट्रीटमेंट को लेके पहल होती है। कोविड हो गया, आप ठीक हो गए, फिर करीब करीब आपके ऊपर छोड़ दिया गया है। कई जगह कंसल्टेशन है, जो कोविड से गुजरे हैं उनको सलाह भी दी जाती है कि आप आइए फॉलो अप करा के चेक कराते रहिए। कहीं कोई असहज महसूस करा रहे हैं तो आप बताइए। क्लॉटिंग इत्यादि, हार्ट ट्रबल, ये सारी बातें सामने आई हैं। लेकिन जैसा ध्यान कोरोना के ट्रीटमेंट में या उसके संभालने में पेशेंट्स के लिए दिया गया, वैसी स्ट्रेटेजी या वैसी बातें पोस्ट कोविड केयर के लिए नहीं है। व्यवस्थाएं हैं, चर्चाएं हैं, जानकारियां दी जा रही हैं, लेकिन वैसा नहीं है जैसा कोविड के लिए संभालने के लिए पहल की जा रही है। सिंहदेव साहब के साथ में खूबसूरती ये है कि वो जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं, इसीलिए वो मन को बड़ा भाते हैं। लेकिन मिश्रा साहब, आपसे समझना चाहता हूं कि चिकित्सा क्षेत्र के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। कोरोना एक चुनौती है, ये तो मानते हैं, पर पोस्ट कोविड जो कोरोना से तात्कालिक रूप से तो ठीक हो गए हैं पर उनका शरीर अभी भी ठीक नहीं रह रहा है। मेरे अपने संपर्क में ऐसे तमाम लोग हैं जो कोरोना से संक्रमित हुए पर अभी भी वो अपने आप को फिट महसूस नहीं करते हैं। इस चुनौती को चिकित्सा जगत किस रूप में ले रहा है? सबके पास अपने अपने कारण, अपनी अपनी समस्याएं हैं, और आखिरी में इसी के साथ मन को संतोष कर लेते हैं कि ये शरीर में जो भी समस्या आ रही है वो पोस्ट कोविड इफेक्ट है। क्या कहते हैं आप इस पर? नहीं, ये बिल्कुल हिमांशु जी, बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है कोविड का। पोस्ट लॉन्ग कोविड जिसको टच किया, डॉक्टर नगरकर ने भी इसको टच किया और सिंहदेव साहब ने भी इस बार विषय में बोला। और
मेरी जानकारी में कुछ हॉस्पिटल्स ने पोस्ट कोविड क्लिनिक्स स्थापित की हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भी हुआ है दिल्ली में, और भी कुछ संस्थानों में ये हुई है। लेकिन उसमें हुआ क्या है कि अब अगर मान लीजिए आपको आईसीयू में थे, आप कोविड के साथ लंग्स इन्वॉल्व थे, तो पल्मोनरी मेडिसिन में आपको फॉलो अप करना है। अगर किसी को मुख्य तौर पे हार्ट की बीमारी हुई तो उनको कार्डियोलॉजिस्ट के साथ फॉलो अप करना पड़ेगा। कुछ लोगों को जो एंजाइटी न्यूरोसिस हुई है तो उनको न्यूरोलॉजिस्ट के साथ और साइकोलॉजिस्ट के साथ संपर्क करने को कहा जाता है। इसी प्रकार से बाकी और भी एस्पेक्ट है, जैसे डॉक्टर नगरकर ईएनटी सर्जन है, उनके यहाँ जो स्मेल की अभी एक स्टडी आई है, जो लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट, इसके विषय में भी अब आगे और आ रहा है कि इससे वो रिकवरी नहीं हो रही है कुछ लोगों की। शुरू में शॉर्ट लिव्ड मानते थे उसको, लेकिन अभी देखने में आया है जैसे बहुत सारे लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस होती है, एलर्जी की वजह से ये साइनस की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों की भी स्मेल की शक्ति चली जाती है और नहीं आती है वापस, हमेशा के लिए चली जाती है। तो कोविड में भी इस तरह की स्टडी आई है कि स्मेल ना वापस आए। तो ज्यादातर जो पोस्ट कोविड सीक्वली है, जिसको हम कहते हैं सिम्टम्स हैं या कंडीशंस हैं, मेरे जितना भी अनुभव है, लोगों को रीएश्योरेंस करने की बहुत आवश्यकता है, उनको ढाढ़स बंधाने की, धैर्य बंधाने की बहुत आवश्यकता है। और हमारी जो पद्धति आयुर्वेद में है, योग में है, आसनों में है, प्राणायाम में है, वो उससे बहुत लाभ हुआ है लोगों को, और वही हम लोग प्रिस्क्राइब भी करते हैं। मैं प्रिस्क्राइब स्वयं करता हूं उसको कि लोग करें, और लोगों को उससे लाभ हुआ है और हो रहा है। अधिकतर लोग उसमें से बाहर आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति आग्रह कर रहे हैं। मैं कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। आखिरी टिप्पणी के लिए सिंहदेव साहब के पास चलना चाहता हूं। सिंहदेव साहब, बतौर शासन के प्रतिनिधि के तौर पर इस कार्यक्रम के माध्यम से समझना चाहता हूं कोविड के संदर्भ में हमारे मुकाबले की नियति को, कि कुल मिलाकर 1.25 साल के संघर्ष के बाद बूस्टर को लेकर हम बात कर रहे हैं, कोरोना को हराने को लेकर बात कर रहे हैं, किस उम्मीद के साथ आने वाले समय को देखें हम लोग? आपकी आखिरी टिप्पणी इस कार्यक्रम के लिए। पूरी उम्मीद, सफलता हमको बड़ी मिली है, बड़ी व्यापक सफलता मिली है। जो पहले हमारा डेथ रेट बहुत ऊंचा था, आज आप देखेंगे कि वो 1.5 से नीचे है, 1.35 के आसपास होगा। और ज्यादा कॉन्फिडेंस है डॉक्टर्स में कि हम पेशेंट्स को सलाह दे के बचा सकते हैं। तो कहीं ज्यादा अब हमारे कॉन्फिडेंस लेवल और उपचार करके या सहयोग करके पेशेंट्स को बचाने की स्थिति में हमने अपने आप को पाया है, और वैक्सीनेशन का भी सहयोग सहारा मिला है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम अभी त्याग नहीं सकते। आने वाले 6 महीने, साल भर, कम से कम मैं कहूंगा, और ज्यादा समय के लिए भी, तो इनका पालन करके हम कोरोना से तो हम जरूर सफलतापूर्वक आगे निकलेंगे। तो कुल मिलाकर हम अपने कार्यक्रम को अगर समाप्त करते हैं तो उसमें 3 बातें महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि चिकित्सा जगत बड़ा आशान्वित है कि कोरोना से लड़ाई जीतने के संदर्भ में कोई संशय की स्थिति नहीं है, हम काफी बेहतर स्थितियों में पहुंच चुके हैं, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु यह है कि कोरोना से हम लड़ाई जीत रहे हैं ये मानते हुए अभी से ही व्यवहार शुरू ना कर दें कि हम जीत गए हैं। इसलिए अपने व्यवहार में जो संयम की अपेक्षा चिकित्सा जगत ने रखी है उसका पालन आने वाले 6 महीने, साल भर तक तो कम से कम जरूर करें, ये दूसरी अपेक्षा। और तीसरी और आखिरी बात, जो मूल विषय था बूस्टर के संदर्भ में, उसमें एक राय होकर यह पैनल है कि बूस्टर अनिवार्यता है, इसलिए उसके संदर्भ में फैसला जल्द से जल्द लिए जाने की जरूरत है। देश में वैक्सीन की उपलब्धता और लोगों की जरूरत, इन दोनों में सामने बिठाया जाए और व्यवहार में लाया जाए। देखें ये सारा कुछ हो पाता है कि नहीं। लेकिन आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अपनी व्यस्तता के बीच इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो ये थी हमारी पूरी बातचीत आज कोरोना के संदर्भ में निर्णायक लड़ाई को लेकर जरूरतों को ऊपर। समय है अब आज के शेर का। जो लड़ाई है उसे जीतने के संकल्प को व्यक्त करता हुआ हमारा आज का शेर ये कहता है, ये हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। शकील आजमी ने जो ये शेर लिखा था उसे मनुष्य जाति ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में साबित किया है। जैसे ही कोरोना की महामारी आई है, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जिसमें चिकित्सा जगत से जुड़े हुए या सत्ता से जुड़े हुए दुनिया भर के लोगों ने यह माना हो कि हम जीत नहीं पाएंगे। शुरू से संकल्प रहा कि हम जीतेंगे, और आज हम देख रहे हैं कि वाकई हम जीत रहे हैं।
ये सिलसिला बना रहे, इस कामना के साथ अब मुझे दीजिए, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। सादा प्रणाम।